नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये 14 मार्च का जो विजन आईएएस का आज का जो करंट अफेयर आया है, डेली करंट अफेयर जो हम लोग कल से इसका रोज डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? आज देखते हैं आज इम्पोर्टेंट न्यूज क्या-क्या इसमें रही है। ऐसे हम डेली पढ़ेंगे कि अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? आइए देखते हैं कि पहला न्यूज़ क्या है। वर्ल्ड फर्स्ट मेजर एक्ट टू रेगुलेट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पास्ड बाय यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है? तो पहला जो एआई को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बना है, यूरोपियन यूनियन ने के पार्लियामेंट ने इसको बनाया है। क्या देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या देखते हैं? ईयू यूरोपियन यूनियन एक्ट्स एम्स टू एंश्योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? तो जो ये एक्ट कानून बना यूरोपियन यूनियन का ये लोगों के मूल अधिकार को, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? पर्यावरण का जो सतत रूप से जो बना रहे आगे के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है? आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हाई रिस्क एआई व्हाइल बूस्टिंग इनोवेशन, ठीक है? तो जो नवाचार को बढ़ावा देते हुए जो एआई का जो क्या कहते हैं, जो हाई रिस्क है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको खतरा हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ नवाचार को बढ़ावा देते हुए ये कानून बनाया गया है। कि ये हाइलाइट्स क्या है इसको देखते हैं। यूरोपियन यूनियन एक्ट्स डिफाइन 4 लेवल ऑफ रिस्क फॉर एआई सिस्टम। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप मेंस में भी लिख सकते हैं इसको और प्री में तो पूछ ही सकता है। तो यूरोपियन यूनियन ने 4 प्रकार के क्या एआई सिस्टम से जो आपको रिस्क हो सकता है, जो आपको क्या कहते हैं खतरा हो सकता है, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया है। पहला अनएक्सेप्टेबल रिस्क कभी हाई लेवल पे, ठीक है? अगर जब ऐसे बढ़ता जाएगा तो इसका रिस्क बढ़ता जाएगा, समझ लीजिए। पहला अनएक्सेप्टेबल रिस्क, दूसरा हाई रिस्क, तीसरा स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंसी रिस्क, तीसरा मिनिमल रिस्क। तो ये 4 प्रकार के रिस्क दे रखे हैं। पहला जो अनएक्सेप्टेबल रिस्क क्या है कि जो ये यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनका मूल अधिकार का हनन का जो वायलेशन होगा, ये सबसे मेन देख लीजिए। हेल्थ पे इम्पैक्ट, सेफ्टी, फंडामेंटल राइट्स जो ये जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर का है, ठीक है? अनएक्सेप्टेबल क्या है, जो यूरोपियन यूनियन का जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और दूसरे नंबर पे वायलेशन तो ठीक है, लेकिन उसकी सेफ्टी, फंडामेंटल राइट्स की सेफ्टी जो दूसरे रिस्क जो है दूसरे नंबर पे है। स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंसी रिस्क क्या है? रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन, रिस्क फॉर मैनिपुलेशन, इम्पर्सोनेशन, ईटीसी, ठीक है? जो मैनिपुलेशन होता है, जो आपका चीज़ों को लेकर, जैसे कंप्यूटर का है मैनिपुलेशन हो गया, मोबाइल हैक हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? और मिनिमल रिस्क में क्या आता है? नो स्पेसिफिक रेगुलेशन, कॉमन एआई सिस्टम लाइक स्पैम फिल्टर्स, ये सब टाइप का जो आपको स्पैम आता है, फिशिंग होता है, आपको क्या कहते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, इन सब चीज़ों को, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं जनरल पर्पज एआई मॉडल, ठीक है? General purpose AI models with systematic risk are mandated to assess and mitigate risk, report serious incidents and conduct state of the art test. कुल मिला के इसका मतलब यही दे रखा है कि जो मिटिगेट करिए जो रिस्क है, इस पर जो जनरल पर्पस एआई मॉडल का जो है इसका मेन यही है कि जो क्या कहते हैं एआई रिस्क हो सकता है जो उसको मिटिगेट करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट के रूप में इसको देखा गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है जो इस समय सबसे बेहतर व्यवस्था है, ठीक है? जो सबसे बेहतर व्यवस्था उसको स्टेट ऑफ द आर्ट का, जैसे आप सुनते होंगे स्टेट ऑफ द आर्ट आर्ट मिसाइल टैंक, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्ट जो है आपके पास एयरक्राफ्ट है, मतलब जो सबसे बेहतर इस समय है, ठीक है? उससे एडवांस इसमें कुछ नहीं है। तो मेन ये होता है यूज ऑफ रियल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। इस कहाँ एआई का इस्तेमाल कैसे कैसे किया हो सकता है वो दे रखा है यहाँ पे। यूज ऑफ रियल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इन पब्लिक एक्सेसिबल स्पेसेस, ठीक है? आप देखते होंगे जो रियल टाइम जैसे बायोमेट्रिक आप समझ रहे हैं ना, जो आप अपना पंच इन करते हैं, पंच आउट करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, जैसे आप आधार कार्ड बनवा रहे होंगे, तो उसको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन भी इसी में आता है, आप चेहरा का आपका स्कैन होता है जैसे सीसीटीवी द्वारा। प्रोहिबिटेड विद फ्यू एक्सेप्शंस, मतलब कि आपको मान लीजिए एआई द्वारा किसी का कैमरा हैक कर लिया तो वो कैमरा कहाँ पे काम कर रहा है, अब आप हॉलीवुड की मूवी में देखते होंगे कि कोई एक जैसे क्या कहते हैं कि जो खुफिया एजेंसियाँ होती हैं, किसी भी देश का कोई भी एआई, कोई भी कैमरा हैक करके देख लेती हैं। तो सबको बचाने के लिए, उससे सुरक्षा दिलाने के लिए प्राइवेसी को भी ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं टैकलिंग रेशियल एंड जेंडर बायस, ठीक है?
ये भी ध्यान देना होगा कि कहीं एआई कोई तरीके से जेंडर बायसनेस नहीं कर रहा है, ठीक है? जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है? उसको वो था, इसके लेकर कुछ इश्यूज़ थे कि इंडिया के प्रति बायसनेस दिखा रहा है, महिलाओं के प्रति बायसनेस दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान दिया गया है। हाई रिस्क सिस्टम नीड्स टू बी trained and sufficiently representative data sets to minimize the risk of biases, ठीक है? अब देखते हैं कि अदर स्टेप्स टेकन टू प्रमोट एआई ग्लोबली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्लोबली जो है प्रमोट करने के लिए क्या-क्या काम हुए हैं? ब्लेचली डिक्लेरेशन, ब्लेचली पार ये यूके में है। ये एआई से लेकर सुरक्षा कैसे किया जा सकता है उसको, उस डिक्लेरेशन को बताता है। एआई से सुरक्षा कैसे प्रदान मिलेगा, या एआई कभी कुछ गलत काम ना कर दे, ये सब चीज़ों को, ठीक है? आपके साथ 29 देशों ने इसको साइन किया था, भारत ने भी साइन किया था। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जीपीआई न्यू दिल्ली में हुआ था डिक्लेरेशन, ठीक है? जीपीआई डिक्लेरेशन बिल्ट कंसेंसस अमंग द जीपीआई मेंबर्स ऑन एडवांसिंग सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई, ठीक है? एआई जो कैसे हम इसको सेफली सिक्योर यूज कर सकते हैं, उसके लिए था। और तीसरा हिरोशिमा एआई प्रोसेस, हिरोशिमा एआई प्रोसेस बाय जी7 टू रेगुलेट एआई। तो इन तीनों चीज को हम नोट कर सकते हैं। अब ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको ये लिखने में आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्लोबली कैसे प्रमोट किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। तो आप पहला ब्लेसली डिक्लेरेशन, दूसरा लिख दीजिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, और तीसरा हिरोशिमा एआई प्रोसेस। इन तीनों चीज को आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब भारत सरकार ने क्या स्टेप ले रखे हैं, जैसे ये देखिए दिया हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इशूड an advisory directing all platforms to label any under trial unreliable AI models and secure explicit prior approval from government before deploying such models। कुल मिला के ये कह रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, टीसीएस या कुछ भी, अगर किसी एआई का इस्तेमाल कर रही है तो एक एक्सप्लिसिट प्रायर अप्रूवल चाहिए, मतलब लिखित रूप से आप अप्रूवल दीजिएगा कि हाँ सब क्या कैसे है, भारत सरकार से, भारत सरकार को पता होना चाहिए, ठीक है? इंडिया एआई मिशन, ठीक है? ये भारत की तरफ से जो स्टेप टेकन प्रमो एआई को प्रमोट करने के लिए जो भारत की तरफ से जो स्टेप लिए गए हैं इधर दे रखे हैं। ये तीनों नेशनल एआई स्ट्रेटेजी 2018 ग्लोबली जो हुए थे वो इधर दे रखा है। ये ब्लेसली डिक्लेरेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप एंड हिरोशिमा एआई प्रोसेस। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज्ड एनुअल ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट। ये याद रखिएगा कि ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट कौन निकालता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। इसमें देख क्या रखा है, मीथेन एमिशन जो होता है फ्रॉम एनर्जी सेक्टर रिमेन नियर रिकॉर्ड हाई 2023 में, ठीक है? काफी रिकॉर्ड हाई 2023 में, जो अभी तक नहीं होता था, मतलब कि काफी हाई था 2023 में, जितना 2022 में नहीं था, जितना 2021 में नहीं था, उतना 2023 में हो गया, ठीक है? मेन इसका मतलब ये है। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल, ये देखिए, ये देखिए तो अब, हाँ जी, देखिए प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल नेचुरल गैस एंड कोल, ठीक है? ये तीन है, इसका रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। अकाउंटेड फॉर नियरली 120 मिलियन टन्स एंड बायो एनर्जी अकाउंटेड फॉर 10 मिलियन टन, ठीक है, ऑफ मीथेन एमिशन। अभी ध्यान से देखिए इसको, ठीक है? क्या कह रहा है जो ये क्या कहते हैं, जो एमिशन हो रहा है मीथेन एमिशन, ठीक है, लगभग जो 120 मिलियन टन हो रहा है वो सिर्फ इन चीजों का यूज करते हैं, ये जो तेल, नेचुरल गैस एंड कोल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? तो जब आप तेल या कोयला जलाते हैं तो उसमें मीथेन निकलता है। तो ग्लोबली जो होता है नियरली 120 मिलियन टन इससे होता है। और बायो एनर्जी अकाउंटेड, अब बायो एनर्जी कैसे, आप तब तक सेकते हैं, बारते हैं ठंडी में, एनर्जी लेते हैं अपना गर्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है? तो बायोमास चीजें जैसे कि पेड़ हुआ, पत्तियां हुई, ठीक है, अनएडिबल फूड होता है, उसको जब आप यूज करते हैं तो उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। तो भी तो मीथेन एमिशन कर रहा है। नीचे कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। 70%, दैट इज 80 मिलियन, एक सुनिए, 80 मिलियन टन ऑफ मीथेन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स कम्स फ्रॉम टॉप 10 एमिटिंग कंट्रीज, ठीक है? तो जो मीथेन एमिशन है, जो टॉप 10 एमिटिंग कंट्रीज, मतलब जो टॉप 10 जो क्या कहते हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं जो देश है, उनमें से 80, लगभग 70% वही लोग कर दे रहे हैं, टॉप 10 वाले ही कर दे रहे हैं। अब देखिए दे रखा है यूनाइटेड स्टेट्स, नीचे फैक्ट दे रखा है, अमेरिका जो है लार्जेस्ट एमिटर है मीथेन का, जो कि आयरन गैस से ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि रसिया दूसरे नंबर पे है। और चाइना हाईएस्ट एमिटर मीथेन का है, जो कि कोल सेक्टर से है। तो आप समझ गए क्या अंतर है दोनों में?
मीथेन एमिट हो रहा है, ठीक है, मीथेन निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन अमेरिका भी नंबर एक पे और चाइना भी नंबर पे। चाइना कैसे नंबर एक पे? जब ये चाइना जो है कोल का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, दोनों नंबर एक पे हैं। मीथेन की बात हो रही है, याद रखिए, मीथेन इमिशन की बात हो रही है, ये कार्बन इमिशन की अभी बात नहीं हो रही है। आइए अब आगे देखते हैं। अराउंड 180 बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर रिक्वायर्ड बाय 2030 टू अचीव 75% कट इन मीथेन इमिशन। 75% तक अगर मीथेन इमिशन को कम करना है तो आपको लगभग 170 बिलियन डॉलर का रुपया खर्च करना पड़ेगा 2030 तक। इनफैक्ट को आप लिख सकते हैं मीथेन क्या होता है, ठीक है। मीथेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मीथेन के जो फीचर है, क्या है? ऑर्डरलेस है, मतलब वो महकता नहीं है, कोई गंध नहीं है, कलरलेस, वो कल को दिखे वो नहीं करेगा वो आपको, फ्लेमेबल है, जल्दी आग पकड़ लेगा, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ये गर्मी बढ़ा रही है आपकी, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग में इसको हेल्प कर रहा है, ये क्या मीथेन हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट इज द सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, देखिए दो प्रकार ओजोन होते हैं, आप पढ़ते होंगे ओजोन जो बनता है, आप ये सुनते हैं कि यूवी रे से ओजोन बचाता है, तो ओजोन बहुत बढ़िया लेयर होता है। लेकिन कौन सा ओजोन? ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है, देखिए एक होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर वाला ओजोन यहाँ जो बनता है, ये काफी नुकसानदायक होता है हम लोगों के लिए, इसको ग्राउंड लेवल ओजोन कहा जाता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है ओजोन, ये काफी अच्छा होता है, ये यूवी रेशम को बचाता है। तो ये जो ये वाला जो ओजोन है, जो ट्रोपोस्फेयर वाला है, ठीक है, ये क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसको ग्राउंड ग्राउंड लेवल का ओजोन कहा जाता है। तो ये भी जो है खराब है, ये बढ़िया नहीं है। आइए आगे देखते हैं। Second most contributor to global warming after CO2 and primary contributor to formation of ground level ozone। अब इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल मीथेन एमिशन के लिए मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसको देखते हैं। ग्लोबल ग्लोबली क्या लिए गए? इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्लान, जो यूएनईपी जो है, ठीक है, इसके थ्रू क्या है, प्रोवाइड रिलायबल डेटा टू रिड्यूस मीथेन एमिशन को लेकर रिलायबल डेटा दिया गया है, ठीक है, तो दिया जाता है। तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी जो है यूएनईपी द्वारा क्या कहते हैं इसको, ये बनाया गया है, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेस दिया गया था, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या कहीं थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, आप लिखने में काफी अच्छा रहेगा। तो पहले क्या ग्लोबली क्या स्टेप लिए गए मीथेन एमिशन को कम करने के लिए? इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी बाय यूएनईपी, ग्लोबल मीथेन प्लेज, एक शपथ लिया गया है, क्या कॉप 26 2021 में लिया गया था कि हम मीथेन एमिशन को 30% तक कम कर देंगे, कब तक? 2030 तक, ठीक है। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन यूज ऑफ मीथेन एज ए वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स। को ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव में ये इस्तेमाल किया गया कि मीथेन को एक एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब आइए देखते हैं इंडिया ने क्या किया था। गोवर्धन स्कीम, नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम। गोवर्धन स्कीम में ग्लेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। गोवर्धन में इसमें था क्या? मेन स्कीम में ये था, जो गोबर लेते हैं, गोबर गाय ने गोबर किया, उसको आपने पानी के साथ मिक्स कर दिया, और एनारोबिक रिएक्शन के जब कराते हैं तो उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो गोबर गैस, गाँव में गोबर गैस लगता है, आप देखे होंगे, तो फिर चूल्हा पाइप जरिए मीथेन गैस चूल्हे में जाती है, फिर आग जलती है, फिर खाना पकाते हैं, इसको गोबर गैस कहते हैं। इसी को जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे करते हैं, इसी को गोवर्धन स्कीम भी के तहत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। ये 1974 में बना था, इसलिए टू हेल्प कोऑर्डिनेट एंड कलेक्टिव रिस्पांस टू मेजर डिसरप्शन इन ऑयल सप्लाई। 1973 में 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, एक बार आया था, तो उसके चलते देखते हुए 1974 में इसको बनाया गया, ताकि ऑयल सप्लाई ग्लोबली बना रहे। ये 31 देशों के साथ मिलकर बना हुआ, जिसके 13 एसोसिएशन कंट्रीज एंड 5 एक्सेशन कंट्रीज हैं, ठीक है। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर, इसका फुल मेंबर नहीं है। आईईए का आईईए का मेंबर बनने के लिए आपको एक ओईसीडी का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। ओईसीडी जो लार्ज इनकम कंट्रीज हैं, जैसे कौन सा है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस, ये सब का होना जरूरी है। और इसके साथ आपका जो क्रूड ऑयल रिजर्व है, आने वाले 90 दिनों तक
क्या कहते हैं इम्पोर्ट से सेव रहे, मतलब अगर आने वाले 90 दिनों तक अगर आप 3 महीने तक अगर इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे तो अभी आपको तेल की कमी ना हो, ठीक है। उसको कहते हैं, ये जब दो कंडीशन होगी तब ओईसीडी का मेंबर बनेंगे, मतलब क्या कहते हैं, और फिर आप आईईए का भी मेंबर बन सकते हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, नीति आयोग रिलीज बूस्टिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर का जो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए रिपोर्ट जारी किया गया। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए अब गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर के दोनों का एक ही डिफिनेशन दे दिया गया है। इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं और आपका एनुअल टर्नओवर कितना आ रहा है। तो माइक्रो कितना होगा जब आप 1 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट कर किए हैं और 5 करोड़ या उससे कम तक की आपका एनुअल टर्नओवर है, इसको माइक्रो कहेंगे। जब 10 करोड़ इनसे या उससे कम इन्वेस्टमेंट होगा या फिर 50 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर हो तो स्मॉल है। और यही चीज जब 50 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 250 करोड़ या उससे ज्यादा का जब टर्नओवर हो रहा है या उससे कम का टर्नओवर हो रहा है, उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या इधर क्या रखा, अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमई एक्सपोर्ट्स हाइलाइटेड बाय रिपोर्ट, वुड प्रोडक्ट्स एंड हैंडलूम टेक्सटाइल। अब लकड़ी के जैसे टेबल फर्नीचर, हैंडलूम मतलब जो कपड़ा टेक्सटाइल, इसमें ज्यादा पोटेंशियल एक्सपोर्ट करने का ये बता रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एस्थेटिक्स एंड कल्चरल अपील, ठीक है। इसका काफी बढ़िया बनता है कि हाँ लोग पहनेंगे, गोवा घूमेंगे, लंदन घूमेंगे, विदेश घूमेंगे, तो इसका क्या कहते हैं एमएसएमई का बूस्ट, इसमें आप अगर कोई एमएसएमई से तो इस सेक्टर में ध्यान दे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, उसके लिए बजाय समोसा आलू बेचने के लिए। ग्रोइंग डिमांड फॉर नेचुरल एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स इन अदर कंट्रीज, ठीक है, इन चीजों को डिमांड है दूसरे देशों में। चैलेंजेस इन बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ एमएसएमई, देखिए ये चैलेंजेस सिर्फ एक्सपोर्ट में नहीं, किसी भी प्रकार का जो एमएसएमई को जो अब इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो नीचे दे रखा है इन सब चीजों को, ठीक है, क्योंकि एमएसएमई में ये प्रॉब्लम आती है क्या, लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, ठीक है। क्रेडिट सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक फुलफिल्स बाय ओनली 16% ऑफ क्रेडिट डिमांड ऑफ एमएसएमई। 100 रुपया का डिमांड किया जा रहा है तो 16 रुपया सिर्फ उनको दिया जा रहा है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल है मतलब जो एक बकायदा एक बिजनेस को शुरू करने से इस्टेब्लिश करने से शुरू करने तक का जो एक खर्चा आता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो वो भी नहीं मिल रहा है उनको। लिमिटेड मार्केट एक्सेस, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो हैं सारा मार्केट कब्जा कर ली है तो इनके लिए भी दिक्कत हो रहा है। लिमिटेड एक्सपोजर टू ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट, कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, अब अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से काम करो, नहीं फालतू ये सब ना हो, क्रेडिट क्या कहते हैं कार्बन इमिशन ना हो, ये सब चीजें हैं। न्यूमरस रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, डिलेज इन कस्टम क्लियरेंस में, जैसे कि कुछ सामान भेजना हो या इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना हो तो जो आप बीच में कानूनी सी प्रक्रिया जो आ जाती है दिक्कत करती है वो सब प्रॉब्लम यहाँ बता रहा है। टैक्सिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है, हाई वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम मल्टीपल अथॉरिटीज, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक आप घूमते रहते हैं कि हमको भाई ये इस चीज का अप्रूवल कर दीजिए, मुझे ये चीज बाहर भेजना है या बाहर से मंगाना है, ये सब दिक्कतें जो आती हैं, ठीक है, ये दिक्कतें आप कहीं भी लिख सकते हैं एमएसएमई के लिए। रिकमेंडेशन फ्रॉम रिपोर्ट, अब रिपोर्ट जो है क्या रिकमेंड क्या कर रही है, क्रिएटिंग वन स्टॉप इन्फॉर्मेशन चैनल। वन स्टॉप मतलब वन स्टॉप इन्फॉर्मेशन चैनल का मतलब एक ही जगह आए सारी इन्फॉर्मेशन को मिल जाए, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी उनको चाहिए, जो एमएसएमई से उनको चाहिए, ठीक है। फॉर एक्सपोर्टर टू सर्व एज नॉलेज बेस फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेगुलेशन, ठीक है। तो एक कोई एक चैनल स्टॉप वन क्रिएटिंग वन स्टॉप इंफॉर्मेशन चैनल बनाइए जहां पे सारी जानकारी मिल सके। क्रिएटिंग ऑफ नेशनल ट्रेड नेटवर्क पोर्टल बनाइए टू इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाइए, ठीक है, तभी मामला बढ़िया हो सकता है। प्रमोटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, ईज ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बाय सपोर्टिंग फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर, तो जो नए नए एक्सपोर्टर होते हैं उनको भारत सरकार को मदद करें, कैसे मदद करना चाहिए, इसे ई कॉमर्स उनको एक्सपोर्ट में उनकी मदद कीजिए, ठीक है। बेटर मेजरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एसमीज फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, समझ गए होंगे आप, ठीक है। जो इम्प्रूवमेंट लाइए, जो आप पॉलिसीज हैं उसको इम्प्रूव करिए ताकि एमएसएमई अपने चीजों को बाहर बेहतर तरीके से बेच सके, ठीक है। तो ये चीजें को पॉइंट आप चारों नोट कर सकते हैं क्या, क्रिएटिंग वन स्टॉप इंफॉर्मेशन चैनल, क्रिएशन ऑफ नेशनल ट्रेड एंड नेटवर्क पोर्टल, प्रमोटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, बेटर मेजरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एमएसएमई, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद यूएई ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो यूएई ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक, इसको अप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने एक नोट दे दिया, मतलब स्वीकृति दी है क्या, to enhance bilateral relations and further strengthen relation between two countries in the sports maritime logistics sector। इंडिया और यूएई के बीच में जो क्या कहते हैं पोर्ट्स हैं, मतलब जो बंदरगाह हैं, मेरीटाइम जो आप जो समुद्री व्यापार करते हैं, ये दोनों का भी बेहतर हो जाए, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स एक्सप्लोरिंग फर्दर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन फॉर डेवलपमेंट आईएमईसी, ठीक है। तो इसमें ये भी बात कही गई कि जो आईमेक है इसको फर्दर क्या कहते हैं, जो आने वाले समय में अगर यूएई के साथ भारत कोलैबोरेट करना चाहेगा तो कैसे क्या करेंगे, इसको फर्दर इसको अभी से ध्यान दिया जाए। आईमेक है क्या चीज, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। देखिए ये बाकी मैप अच्छे से दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से मुंबई से जुड़ा, ये आए यूएई, ओमान यूएई, जो भी उसके बाद यूएई सऊदी अरबिया होते हुए इजराइल से होते हुए फिर आप समुद्र में आए, पहले ये देखिए जमीन, फिर समुद्र, फिर यूएई, फिर इतना लंबा जमीन चले, ठीक है। फिर उसके बाद इजराइल आए, फिर समुद्र आए, फिर इटली आ गए। अब देखिए भारत इनके बीच में जो विदेश आ रहे हैं, ठीक है, भारत आराम से इजिली कितना इजिली, जो अगर मान लीजिए आप एक चैनल सेट कर दे रहे हैं, एक रूट बना दे रहे हैं, तो उससे कितनी इजिली भारत अपने इन सामानों को यूरोपियन मार्केट या सऊदी अरब या किसी मार्केट में फैला सकता है। तो यही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है क्या कहते हैं, इसको बनाया गया था, बनाया जाना इसको प्रपोज किया गया था, ऐसे बनाया जाएगा। अभी कैसे, अभी कैसे करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, जी हाँ। It is a proposed transit network that aims to integration of Asia, Europe and Middle East, जो अभी हमको मैंने बताया। It consists of railroad, ship to rail network, road and sea road transport routes network। mainly ये है, मान लीजिए जैसे कि आपको ये पहुंचाना है, ठीक है, इटली तक सामान पहुंचाना भारत को, तो मुंबई से चढ़ा, ठीक है। अब ये बढ़िया से पहले रूट तैयार कीजिए कि देखिए नाव वैसे जाएगा, फिर यहाँ पे जो जमीन इतना दूर देख रहे हैं, ये वाला ये जमीन इतना देख रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया एक रेलवे नेटवर्क का एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक निर्माण हुआ है, रोड का बढ़िया से निर्माण, ताकि ट्रक अगर यहाँ से सामान ले यहाँ तक जाए, यहाँ से ये समुद्र का भी बढ़िया से यहाँ बना रहे। ये कुल मिला के जो छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं एक कनेक्टिविटी करने के, वो सब करें, मेन ये चीज है। MOU was signed between India, European Union, France, Germany, Italy, Saudi Arab, UAE and US at New Delhi G20 summit to establish it। जो भी सितंबर 9 या 10 सितंबर को जो भी G20 समिट हुआ था, उसमें ही यहाँ पे अमेरिका ने इस पे बहुत जोर दिया था, ठीक है। ये आईमेक बनाइए आप। सिग्निफिकेंस ऑफ आईमेक, इसका अब क्या इससे फायदा क्या है, एनहेंसिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू एन इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। The combined GDP of IMEC nation is about 40% of the world total GDP, ठीक है। जो IMEC जो नेशंस आएंगे, उन सभी देशों का अगर जीडीपी को अगर आप जोड़ दे देंगे तो 40%, दुनिया के 40% मात्र इसी में आ जाएंगे। इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू चाइनाज BRI। ये चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आप जानते होंगे चाइना कैसे सभी सबसे से मिला हुआ, सभी देशों से कहता है हमारे रूट मिल जाइए, मतलब एक बढ़िया, हम लोग पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाते हैं, एक काम करते हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप अपने यहाँ से ये रास्ता बनाइए। और इसमें होता क्या, इसको क्या कहते हैं, डेट ट्रैप पॉलिसी कहा जाता है चाइना की, कि पैसा दे देगा, लोन दे देगा, अपने यहाँ सड़क बनाइए बढ़िया। तो जैसे अभी आप देखे होंगे पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जो था, वो कैसे फेल कर गया, ठीक है। ऐसे ही डेट ट्रैप में फंसा जाता है, लोन देगा नहीं पूरा कर पाओगे, फिर अपने हिसाब से कहेगा काम करो, जो जमीनियां है ना ये हमारे नाम कर दो, हम कुछ दिन चलाएंगे, 10-20 साल इसमें ना कुछ कमा खा लेंगे, जब हमारा पैसा वापस आ जाएगा जमीन तुम्हें वापस दे देंगे। वो आपको पता है ये जमीन एक बार लेने के बाद कौन किसको लौटा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10-20 साल तो मैं इसे बोल रहा हूँ, 99-99 साल तक के लीज पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप अपनी जमीन बेच दे रहे हो। तो उसी के ये क्या कहते हैं अल्टरनेटिव में देखा गया। इट विल मेक द ग्लोबल सप्लाई चेन मोर रिजिलियंट, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन मोर रिजिलियंट कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना के समय में आप देखा था कि चाइना सब दुनिया को हर चीजें एक्सपोर्ट करता था। अब क्या हुआ, कोरोना में सप्लाई चेन रुक गया, ठीक है। अब इसे दिक्कत होने लगी। अगर यही चीज बाकी देश डाइवर्सिफाई होता, लोगों को अलग अलग जगह से आता, तो चाइना से बहुत मान लीजिए 10 चीज है, अब उसमें से 9 चीज है के लिए चाइना सबको दुनिया बांट रहा है, दिक्कत होगी। अब 9 चाइना से मान लीजिए 2 चीज बांटते, 2 चीज भारत देता, 2 चीज अगर रसिया देता, दो उसमें से ऐसे दूर करके सब देते, तो चाइना से मत दो, ये चीज तो दिक्कत कर दे, बाकी 8 चीजें तो अच्छी से आती। कुल मिला के यही एक ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका था, और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए।
स्पीड अप ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप एंड हेल्प इंडिया टू इंक्रीज स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद अरब वर्ल्ड। समझ गए इसको? अरब वर्ल्ड जो सऊदी अरब है इन सब देशों से बढ़िया रिलेशन बनता और ये हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमको देखने को मिलता वहां पे। चैलेंजेस क्या थे? कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, प्रेजेंट इसराइल हमास क्राइसिस, लैक ऑफ कमिटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, अभी क्यों नहीं बन पा रहा है भाई? जियो पॉलिटिक्स दुनिया में इतनी देख रहे हैं, हर जगह राजनीति चल रही है, उसके चक्कर में बेचारे बना नहीं पा रहे हैं एमईसी। अब देख रहे हैं जाए तो हमास की लड़ाई हो गई, यही सब जो जाना था यही लड़ाई हो गई, ये रुक गया, ये सब चीजें, ये सब चैलेंजेस बता रहा है। ठीक है, लैक ऑफ कमिटमेंट, सब कह दिए हाँ बनाएंगे लेकिन साला कोई, सॉरी, इसमें कोई कमिट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो speed of trade between India and Europe and help India to increase strategic engagement with the Arab world। challenges क्या है आपने देख लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ वेरियस एमओयू बिटवीन इंडिया एंड भूटान। कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ वेरियस एमओयू बिटवीन इंडिया एंड भूटान, general supply of petroleum and related products to promote trade in hydrocarbons and to ensure a secure supply of petroleum to Bhutan। भूटान को बकायदा अच्छे से तेल जाता रहे, पेट्रोल जाता रहे, इसके लिए हमने साइन किया। किसके साथ? भूटान के साथ। भूटान ने हमारे साथ साइन किया। एनर्जी एफिशिएंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन के साथ, टू असिस्ट भूटान इन एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी। भूटान की मदद करेंगे कि जो जो भी उनके पास कोयला है, जो तेल है, उसकी एफिशिएंसी अच्छे से यूज और अच्छे से यूज करें इन द हाउस होल्ड सेक्टर बाय प्रमोटिंग स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये स्टार लेबलिंग प्रोग्राम क्या है जानते हो? आप देखते होंगे जब आप कभी एसी खरीदते हैं या फिर कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें 3 स्टार 4 स्टार लिखा रहता है, उसी को स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है। फूड सेफ्टी के जरिए टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय रिड्यूसिंग कंप्लायंस कॉस्ट। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब हम क्या कहते हैं कि जब बढ़िया होगा, कैसे बढ़िया होगा? कंप्लायंस कॉस्ट को लेकर, ये नहीं कि यहाँ ड्यूटी करिए, वहाँ का एनओसी लीजिए, क्या कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट लीजिए, फला फला दौड़ दौड़ के इसको कम करिए। हर जगह दौड़ दौड़ के जाएंगे, अप्रूवल देंगे, इसकी दिक्कत है। मतलब जितना लेट उतना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तो ये सब चीजों को कम करते हैं, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगा। इंडियन भूटान रिलेशनशिप के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949 में साइन किया गया, जिसको 2007 में रिन्यू किया गया। जो बायलेटरल ट्रेड भारत और भूटान का 101.42 बिलियन डॉलर का है, जो कि 80% भूटान इसे भारत से ही करता है। ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट 2016 में साइन किया गया, एस्टेब्लिश ए फ्री ट्रेड रेजिम एंड अलाउज भूटान ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स टू फ्रॉम थर्ड कंट्रीज। ठीक है, फ्रॉम थर्ड कंट्रीज से ड्यूटी फ्री ट्रांजिट किया गया, दिया गया भूटान को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। डेवलपमेंटल स्कॉलरशिप्स टू Bhutanese students support in skill development initiative and sector like health and agriculture। हाइड्रो पावर में, ठीक है, बिजली जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट, उसमें हम भारत के साथ बढ़िया चल रहा है, क्या कहते हैं, रिश्ता चल रहा है। न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है? लॉन्च रूपे जिससे लॉन्च कर दिया गया, भीम ऐप लॉन्च कर दिया गया भूटान में। जॉइंट डेवलपमेंट इंडिया एंड भूटान, एसएटी, ईटीसी, सब चीजें क्या कहते हैं, इंडिया और भूटान का जो सब चल रहा है, मेनली ये रिलेशन बता रहा है कि ठीक है भारत और भूटान का कैसा है। चैलेंजेस क्या है भारत भूटान के रिलेशन में? भूटान चाइना बॉर्डर डिस्कशन ऑन द डोकलाम प्लेटू, डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ बाय इंडिया, सब चीजें चैलेंजेस चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, डोकलाम प्लेटू जानते होंगे 2017 में चाइना भारत जो भूटान के पास में प्लेटू, उसको डोकलाम प्लेटू कहा जाता है। चाइना उसको कब्जा करने के लिए ढेर सारा सैनिक ला खड़ा कर दिया, तो भारत ने भी लाके मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया, जितना 100 का सैनिक तो 100 हमारा भी सैनिक। ठीक है, अब सामने खड़ा हो गया डोकलाम प्लेटू से, चाइना पहले पीछे हटे तब भारत पीछे हटेगा। तो 2017 में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, ये उसकी बात कर रहा है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड गेट्स प्रेसिडेंट एसेंट बिकम्स लॉ। ठीक है, आपको पता है उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे आजादी के बाद यूसीसी लागू किया गया। अब कहेंगे गोवा में भी लागू था, तो जी हाँ, गोवा में 1867 में किया गया था। लेकिन जो ये यूसीसी है गोवा वाला, ये क्रिश्चियन पोर्चुगीज सिविल कोड के हिसाब से था। ठीक है, जो ये यूसीसी उत्तराखंड में, ये भारत में जो कस्टम्स है, जो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए ये बनाया गया। यूसीसी सेट ऑफ लॉज UCC is a set of laws that govern personal matters, including marriage, divorce, adoption, inheritance, and succession for all citizens regardless of religion। ठीक है,
इसको इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं, जो यूसीसी आया ये किन किन पॉइंट्स को देख रहा है। कौन कौन सा देख लीजिए एक बार फिर से। मैरिज शादी देखेगा, डाइवोर्स तलाक, कुछ चीजों देखेगा, एडॉप्शन तब बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो उसमें क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस जो क्या कहते हैं, आप जो जो बच्चे जो आपसे चला आ रहा है प्रॉपर्टी राइट्स वाला, ठीक है, बाप से लेके आप जो मिल रहा है, सक्सेशन फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, सब पे समान कानून लागू होंगे। इससे क्या मतलब, जो मुसलमानों को जो ट्रिपल तलाक होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीजें उनका, जैसे मुसलमान अगर 4 शादी कर ले रहा है तब वो एक ही शादी कर पाएगा उत्तराखंड में, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से। आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन endeavors to secure UCC for citizens throughout the Indian territory, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के 44वें आर्टिकल में दे रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। की फीचर्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। जो ये लाया गया उत्तराखंड में, जो ये क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वहां के ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा, ठीक है। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। ये जो क्या कहते हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। स्टुपुलेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइव लिव इन रिलेशनशिप, इसको रेगुलेट करेगा, लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करेगा। प्रोहिबिट्स बाइगेमी और मैरिजेस विद मोर देन वन पर्सन, ठीक है। एक से मतलब कि अगर सिर्फ एक ही शादी कर सकते हो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, दो नहीं कर सकता। इनहेरिटेंस, इट एक्सटेंड्स इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सन्स एंड डॉटर्स अक्रॉस ऑल केसेस, ठीक है, ऑल क्लासेस। जैसे रेगुलेट लिव इन रिलेशनशिप को क्यों कर रहा है, लोग कहेंगे ऐसा काहे कर रहा है भाई। जैसे कभी कभी क्या होता है, लड़की लड़का साथ में रह रहे हैं, लोग कहेंगे इसका प्राइवेसी मैटर है, अगर रजिस्टर कर देंगे तो लोगों घर वाले को पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो लड़की होती है, मान लीजिए प्रेग्नेंट हो जाती है, कुछ हो जाती है, लड़का मानने से मना कर दे, क्या मतलब कि कुछ भी, मान लीजिए प्रेग्नेंट ना हटाइए, कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर दे, या फिर शादी का झांसा देते हुए साथ में रह रहा है, उनके सब कुछ क्या कहते हैं संबंध बन चुका है, सेक्स वो सब उनका अपना प्रॉपर चल रहा है, बाद में शादी के लिए मना कर दे तो लड़की कहाँ जाएगी, कैसे साबित करेगी कि हम लोग साथ में थे, कोहैबिटेशन में थे। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लड़की की पर्सनल लाइफ टू राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को ध्यान देते हुए ये उनके लिए काम आता है इसमें, ठीक है। नीड यूसीसी के लिए जरूरत क्यों है, यूसीसी की जरूरत क्या है, इंश्योर इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या कहते हैं, समानता को इंश्योर करने के लिए। प्रेजेंटली डिफरेंट कम्युनिटीज आर गवर्न बाय डिफरेंट पर्सनल लॉज। जेंडर जस्टिस के लिए, इट विल प्रमोट जेंडर जस्टिस बाय रिमूविंग द इनबिल्ट इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस ऑफ पर्सनल लॉज, ठीक है। जो कि जो मेनली मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है एग्जाम्पल के रूप में, कि जो कि इनबिल्ट है, जैसे महिलाओं को ये हक नहीं है, महिला को वो हक नहीं है, फला फला, महिलाएं 4 शादी नहीं कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, इन सब चीजों को रेगुलेट करेगा ये। नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, इट विल सेपरेट रिलीजन फ्रॉम सोशल रिलेशंस एंड पर्सनल लॉस, इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड थस हार्मनी इन सोसाइटी। कह रहा जो स्टेट्स का जो स्टेट होगा वो पर्सनल लॉ से डिफरेंट है, ठीक है, उससे दूर रहेगा। तो कुल मिला के कानून ही सर्वा सर्वे है, ठीक है, सर्वे सर्वा रहेगा। अब जैसे ये देख लीजिए, आल्सो हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो की बेगम केस 1985, 1985 में जो ये केस हुआ था, इसी में साहबानो केस बेगम केस में यूसीसी के लिए कहा गया था। एक तरीके से ये इंडिकेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्हीं ने इसको पलट दिया था। चैलेंजेस यूसीसी को, ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे यूसीसी को अडॉप्ट करने में क्या चैलेंज है, प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी। आपको पता है भारतीय समाज काफी डाइवर्स है। इंडिया इज ए ग्रेट ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट व्हिच इज शेयर्ड बाय द इथोस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, सबको हम प्यार कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी के लिए कानून बना दे रहे हैं, ठीक है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपका अपना पर्सनल प्रैक्टिस ये नहीं कर सकते हैं, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था, जो क्या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। अभी कोई जरूरत नहीं यूसीसी लाने की। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में ऐसा कहा था कि अभी यूसीसी लाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म विच इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन एंड पीपल। आप इंडियन सेकुलरिज्म को खतरे में डाल रहे हैं। कंसर्न्स ऑफ माइनॉरिटी, ये जो अल्पसंख्यक है उनकी ये चिंताएं हैं, उनको लॉस लग रहा है कि उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, वो समाज में वो बहिष्कृत हो जाएंगे, मार्जिनलाइज टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। कंट्राडिक्टरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द लोकल कस्टम्स ऑफ मेनी ट्राइब्स, ठीक है।
खैर यहाँ बात देखिए, उत्तराखंड के यूसीसी में ट्राइब्स को तो अलग कर दिया गया है, लेकिन मान लीजिए बहुत से जैसे आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, ये क्या कहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी के सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल 28 में इंस्टीट्यूशंस कैसे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैसे चलाए जा सकते हैं, उसे कंट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, जो अधिकार अल्पसंख्यकों को संविधान में दे रखे हैं उसको कंट्रडिक्ट कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 44 में ये भी दे रखा है कि क्या कहते हैं, सरकार को या राज्य को चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। आइए देखते हैं न्यूज में क्या क्या रहा है। दिबांग दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसका 2880 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की इसकी क्षमता है। डिजाइन्ड एज ए प्रोजेक्ट अंडर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एंड डेवलप्ड ओवर दिबांग रिवर। ठीक है, दिबांग रिवर ये ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी है। ये आरसीसी की बनी हुई है। जो ये क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जो हुआ है, ये आरसीसी की बनी हुई। आरसीसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टेक्निक से बना। इट विल बी द हाईएस्ट आरसीसी डैम इन द वर्ल्ड, ये याद कर लीजिएगा, द हाईएस्ट आरसीसी डैम इन द वर्ल्ड इज दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये मल्टीपर्पज डैम है। ठीक है, it will be it will be 278 meters high and it would be the highest concrete gravity dam in India। अब दूसरा देखते हैं, levels and trends in child mortality report 2023। The United Nations Interagency Group of Child Mortality Estimates UNICME has released। ठीक है, की हाइलाइट्स का दे रखा है, ग्लोबल अंडर 5 चिल्ड्रन डेथ ड्रॉप टू हिस्टोरिक लो इन 2022। ठीक है, जो 5 साल या उससे कम के बच्चे होते हैं जो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो 2022 में काफी कम पाया गया। However, at current rates, 59 countries will miss the SDG under 5 mortality rate target। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे रखे हैं, क्या कहते हैं कि अब चाइल्ड क्या कहते हैं मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए, कम करने के लिए, उसको कम दुनिया भर के 59 देश ऐसे हैं, 59 देश ऐसे हैं जो कि इसको मिस कर रहे हैं टारगेट को। डिस्पाइट प्रोग्रेस एन एस्टिमेटेड 4.9 मिलियन चिल्ड्रन, मतलब 59 क्या कहते हैं 49 लाख बच्चे खत्म हो गए 2022 में। इतना होने के बाद भी, ठीक है, जो जो 5 साल उससे कम के। अब यूएनआईजीएमई क्या है, 2004 में बनाया गया। किस लिए बनाया गया? टू शेयर डेटा ऑन चिल्ड्रन मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मेथड्स फॉर चिल्ड्रन मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। ये यूएनईपी सॉरी यूनिसेफ द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, कुछ छोटी छोटी स्कीम्स थी, जिससे प्रसार भारती ने पीएम शब्द का एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसके थ्रू आप जो आकाशवाणी है उसके सभी न्यूज को सुन सकते हैं। उसमें जो वीडियो ऑडियो सब आ सकता है। तो पीएम शब्द याद रखिएगा, सॉरी पीबी शब्द, प्रसार भारती शेयर ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ठीक है, इसको पीएम शब्द कहेंगे। क्या करेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट पहले साल तक आपको सर्विस प्रदान करेगा। हो सकता है बाद में थोड़ा बहुत पैसा ले ले, और भारत के सभी लैंग्वेज में ये आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ईएमपीएस 2024 का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड ईएमपीएस टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन द कंट्री। कुल मिला के एक स्कीम लाया गया है जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत में एडॉप्शन बढ़े, उस चीज को यहाँ प्रमोट कर रहा है। इट इज ए फंड लिमिटेड स्कीम विद टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़ रुपया इसमें 4 महीने में खर्च करेगा। अब किस कहाँ पे एलिजिबल होगा? ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। ठीक है, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन में। 3 पहिया वाहन जैसे ई रिक्शा हुआ, कार्ट हुआ। 2 पहिया वाहन जैसे आप प्राइवेट स्कूटी चलाते हैं, ईवी वाला, कॉर्पोरेट कमर्शियल व्हीकल्स, इन सब चीजों में लागू होगा। This scheme aims to support around 3.7 lakh electronic vehicles during its tenure. It applies to only those vehicles that can fitted and advanced batteries। ठीक है, जिसमें एडवांस बैटरी लग सकती है, उसमें देखा जाएगा। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड क्या चीज है देख लीजिए। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड क्या है? द एरिटाइन नेटवर्क इन कजुवेली वाटरशेड रीजन इन तमिलनाडु is to be proposed for nomination to the World Monuments Fund Watch 2025 प्रोग्राम में नॉमिनेशन के लिए भेजा है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच क्या है? एक नॉमिनेशन बेस्ड प्रोग्राम दैट कनेक्ट्स लोकल हेरिटेज प्रिजर्वेशन
तो ग्लोबल अवेयरनेस एंड एक्शन, आपके लोकली कोई चीज जैसे चल रहा कंजर्वेशन, कोई चीजें हैं जो आप इसको चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हो, तो आप नॉमिनेट करिए, ठीक है, इसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2000 को, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अबाउट क्या WMF क्या चीज है। इट इज द लीडिंग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू सेफगार्डिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेजर्ड प्लेसेस। ट्रेजर्ड प्लेसेस का मतलब ये नहीं कि वहाँ बहुत पैसा रखा हुआ, मतलब जो चीजें बहुत मूल्यवान चीजें हैं उसकी बात कर रहा है, मूल्यवान जगहों की बात कर रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ, न्यूयॉर्क में है। इसका एक ऑफिस भारत में भी है। इट हैज प्रिजर्व मोर देन 700 साइट्स एंड 112 देशों में कम से कम 700 से अधिक साइट्स को ये प्रिजर्व कर चुका है, ठीक है। अब बगल में देखिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, PM स्वराज पोर्टल, ये क्या काम करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से संबंधित है ये, ठीक है। ये अपलिफ्टिंग मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे SC ST एंड सपोर्टिंग क्रेडिट असिस्टेंट टू 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स हेलिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप कम्युनिटी। डिसएडवांटेज कम्युनिटी जैसे ST ST जो कम से कम 1 लाख तक के जो नए बिजनेस लगाने वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप मदद करेंगे पैसे देके, क्रेडिट देके, ठीक, क्रेडिट देके उनको मदद करेंगे, उधार देके, लोन देके। क्रेडिट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल पर्सन, लोगों को दिया, जो एलिजिबल लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा, इसलिए कोई मुंह उठा के पैसा मांग चला है, ठीक है। जब लगेगा उनको तो ये पैसा देंगे। डिवाइन आर्टिफिशियल AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये क्या चीज है, ये देखिए डिवाइन, ये वाला देखिए, हाँ। US बेस्ड अप्लाइड AI लैब हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहला जो है डिवाइन नाम की कंपनी है, ठीक है। सॉरी, AI का नाम डिवाइन, डिवाइन AI, ठीक है। About Divine AI क्या, it can build and deploy apps and end to end and can also train and fine tunes its own AI model। समझ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो काम करते थे, एक AI को खुद में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया गया है। अब वो नए नए सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप कर सकता है। अब ये सोचिए कितना आगे AI जा चुका है। इट कैन प्लान एंड एक्सिक्यूट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क रिक्वायरिंग thousands of decisions। It can recall relevant context at every steps, learn and over time and fix mistakes। समझ गए। तो AI का ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI खुद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। यहाँ पढ़ लिख के बनते हैं, ये बैठे बैठे बन गया, ठीक है। तो डिवाइन AI उसका नाम है। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, इसमें क्या आता है, हेरिटेज प्रोग्राम क्या आता है, अडॉप्ट हेरिटेज। मान लीजिए जैसे लाल किला है, टाटा से कह दिया गया भैया अब इसको जो है अडॉप्ट करिए, इसको 1 साल तक देख रेख करिए। अब पैसा कहाँ आएगा देख रेख करने के लिए, टाटा का CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। ये क्या होता है देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया, ठीक है, जो पैसा सब कमा रही हैं जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये आपने लास्ट 3 ईयर की जो कमाई है उसका एवरेज जब निकालेंगे तो उसका जो 2% पैसा बनेगा उसको हम CSR में यूज करेंगे। कॉर्पोरेट की सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो सामाजिक जो जिम्मेदारियां कॉर्पोरेट उसको भी निभाए, जितना कमा रहे हो लास्ट 3 ईयर में उसका 2% खर्च करेंगे आप, ठीक है। देखिए लिखा ASI एंड वेरियस एजेंसीज हैव साइंड MOU to MOU फॉर मॉन्यूमेंट्स अडॉप्शन अंडर अडॉप्ट हेरिटेज 2.0। ठीक है, आपको मैं समझा दे क्या दे रखा है, वही चीज में लिख रखा है। इसका एम्स क्या है, टू एनहेंस एमिनिटीज एंड मॉन्यूमेंट्स बाय यूटिलाइजिंग कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर CSR फंड, वही जो मैंने आपको समझाया अभी। सबसे आइए आखिरी देखते हैं भीमा नायक के बारे में। भारत सरकार ने जो ग्रेट ये जो जनजातीय लीडर नेता हैं जो भीमा नायक, इनको इस बार सम्मान दिया, ट्रिब्यूट किया। ये भीमा नायक के बारे में पढ़ लेते हैं, कभी कभी इनको भीमा नायक भी बोलते हैं, देख लीजिए लिखा हुआ है भीमा नायक। ये कहाँ के रहने वाले थे, ढाबा बावड़ी इन बदवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये भील्स ऑफ निमाड़, जो भील्स जनजाति से संबंधित रखते थे, ये निमाड़ के जो प्रोमिनेंट लीडर थे, पहले रिवॉल्यूशनरी थे जिनको पनिशमेंट काला पानी की सजा मिली थी 1876 में। काला पानी की सजा होती थी जो अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल है, जो आज देखेंगे जाके वहां रख दिया जाता था, वहीं बैठे बैठे लोग मर जाते थे, खाने पीने को जेल में डाल दिया जाता था। जो आप वीर सावरकर का नाम सुनते होंगे, इनको भी काला पानी का सजा मिला था। इनको तो आज 2 साल का आजीवन कारावास मिला था, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था इनको, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, देखते हैं, देख लीजिए, इनके बढ़िया तस्वीर इधर लगी हुई है। टुक पार्ट इन अपराइजिंग, 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ये मिलकर बाकी लोगों से मिलकर लड़ाई लड़ते हैं।
ये भील, भिलाला, मंडोई, नाइक जाति को इकट्ठा करते हैं और तात्या तोपे का साथ देते हैं। ये रॉबिन नीमार के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे। रॉबिन हुड एक तरह के जो लुटेरे होते थे उनको कहा जाता था, ठीक है? तो इनको क्यों लुटेरा कहा जा रहा है? क्या करते थे रॉबिन हुड और नीमार? एज ही लूटेड ब्रिटिश, ये अंग्रेजों को ही लूट लेते थे और जो जो लूट का सामान अपने लोगों पे ये क्या कहते हैं निछावर कर देते थे, अपने लोगों में बांट देते थे। इनका इंपॉर्टेंस रोल 1857 की अंबागानी वॉर। अंबागानी वॉर क्या है तो आप गूगल करके देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ हम बता देंगे, आप एक बार सुनेंगे भी भूल जाएंगे, ठीक है? तो 1857 की अंबागानी वॉर में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए आज हम 14 मार्च की डेली न्यूज करंट अफेयर हमने पढ़ लिया है, ठीक है, विजन आईएएस का। तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।